अब तक की सबसे डरावनी कहानियों में से एक आपके सामने लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी और शायद इस कहानी को सुनकर आपको रात को नींद भी ना आए। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसी है जो काफी भयानक और काफी डरावनी है। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले साहिल की, जो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव है और पिछले कई सालों से वो इस कंपनी में काम कर रहा है। अब क्योंकि दिन भर उसका काम कंप्यूटर के सामने बैठे रहने का रहता है, तो साल में कम से कम वो एक बार कहीं बाहर घूमने के लिए जरूर जाता है। उसकी एक प्यारी सी पत्नी है निशा, जिसे वो बहुत प्रेम करता है। अब वो हमेशा अपने काम में बिजी रहता है, तो महीने में एक बार तो वो इतना टाइम निकाल ही लेता है ताकि अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए। तो इस बार की गर्मियों के अंदर उसने प्लान बनाया कि वो अपनी पत्नी को किसी पहाड़ वाले इलाके में लेकर जाएगा। तो वह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की ओर जाने का टूर बनाता है, लेकिन वहां पर उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटित होती है, जिसके बाद वो उलटे पैर ही वापस दिल्ली आने का फैसला करता है। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि वो वहीं पर रुक जाता है। आखिर क्यों उस खौफनाक मंजर के बाद भी वो वहां पर रुकने का फैसला करता है और उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी, ये हम उसकी जुबानी में ही सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, साहिल की जबानी में हम कहानी सुने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग स्टोरी तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताने की कि वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। इसका आप लोग कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करता रहता हूं और मैं आपके कमेंट का नीचे जवाब भी दूंगा। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या भी बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो अब आगे की कहानी साहिल की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं साहिल और मेरी उम्र तकरीबन 26 साल की है। जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करता हूं। तो इस बार गर्मियों के अंदर मैंने अपनी पत्नी को साथ लेकर उसको पहाड़ी इलाकों में घुमाने का प्लान बनाया। शहर में काम करते करते मैं काफी बोरिंग हो जाता हूं और डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते करते मन उब सा जाता है। तो मैं निकल चुका था दिल्ली से बाहर एक शानदार जगह पर घूमने के लिए। शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों की गोद में पहुंचकर मेरे मन को एक अनोखा सुकून मिल रहा था और प्रकृति की यहाँ की जो सुंदरता थी वो तो वाकई में कमाल की थी। हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर मेरा मन काफी प्रसन्न हो गया था, क्योंकि मुझे इस बचपन से ही हरे भरे जंगल और पहाड़ों से एक अनोखा ही लगाव था और प्रकृति के बीच रहना मुझे काफी पसंद है। तो वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और मेरे साथ मेरी पत्नी निशा भी थी। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपनी पत्नी को भी खुश करने के लिए घूमाने के लिए लाना चाहता था। हालांकि अक्सर मैं घूमने तो जाता हूं, लेकिन मैं पहली बार अपनी पत्नी को किसी दूर स्टेट में घुमाने के लिए लेकर आया था। तो इस पहाड़ी वाली जगह को देखकर उसे भी बड़ा प्यारा लग रहा था। आगे घुमावदार पहाड़ी से नीचे उतरकर लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता था और जब हम वहां पर पहुंचने वाले थे तो बाजार से थोड़ा जरूरत का अपना सामान भी खरीद कर ले आए थे। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी तो बड़े ही डरावने और घुमावदार रास्ते सामने आ रहे थे, जो मुझे तो रोमांचित कर रहे थे, लेकिन मेरी पत्नी यानी निशा को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसके सामने वो पहाड़ों की जबरदस्त खूबसूरती देखी तो इससे खूबसूरती को देखकर सारे डर को भुला चुकी थी। वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर हमें एक छोटा कमरा किराए पर मिल गया था। उससे थोड़ी दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था। इसमें करीब 20-25 घर रहे होंगे और हमारे उस घर से वो गांव पूरा क्लियर दिखाई देता था। अब चूंकि पहले दिन हम सफर में काफी थक चुके थे, तो जैसे ही बेडरूम में पहुंचे तो तुरंत ही नींद के आगोश में चले गए। रात के करीब 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। अचानक निशा की आंख खुल जाती है। उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मर्डर किया जा रहा हो और कोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही हो। मगर मैं अब तक भी गहरी नींद में ही सोया हुआ था, क्योंकि मेरी एक खराब आदत थी, अगर मैं एक बार नींद के आगोश में चला गया तो फिर भले ही मेरे सर के ऊपर ढोल बजाओ या साउंड बजाओ, मैं नींद से नहीं उठ पाता था। मगर निशा की नींद छोटे मोटे शोर शराबे को सुनकर ही खुल जाया करती थी। तो जैसे ही उसने ये चिल्लाने की चीख सुनी
तो वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। लेकिन जैसे ही वो उठती है तो उसे वो आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती है, तो वो वेट करती है दोबारा उस चीख के सुनाई देने की। और थोड़ी देर बाद ही उसे फिर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये आवाज किसी औरत की लग रही थी। वो सोचने लगी कि इतनी रात को ये आवाजें कहां से और क्यों आ रही हैं। ये सवाल निशा के मन में बार बार उठने लगा। क्या बाहर कोई भटकती रूह घूम रही है? उसे डर लग रहा था, मगर क्योंकि मैं उसके पास में सोया हुआ था तो ये सोचकर उसे थोड़ा बहुत हौसला मिला, कुछ हिम्मत मिली। थोड़ी देर बाद वो आवाज बंद हो जाती है। वह काफी देर तक जागती रही, लेकिन फिर से कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी, तो वह मेरे से लिपटकर सो जाती है। और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह देर तक सोने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वह बिस्तर में मुझे नहीं देखकर परेशान हो जाती है। तो वो जल्दी से उठती है, हाथ मुंह धोती है और फ्रेश वगैरह होकर मुझे बाहर ढूंढने के लिए आती है। लेकिन मैं उसे सामने ही मिल जाता हूं। दरअसल मैं नीचे यूं टहलने के लिए आ गया था, लेकिन जहां पर मेरी वो गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे की जमीन थोड़ी गीली गीली से हो गई थी। तो मैं उस गाड़ी को चेक कर रहा था कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल टपक रहा था जो जमीन पर काफी फैल चुका था। तो निशा मेरे पास पहुंचती है और मुझसे पूछती कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूं कि पता नहीं इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। कल तो अच्छी खासी मैं इसको लेकर आया ही था, लेकिन आज पता नहीं इसके क्या हो गया है। और मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे इस कार को अब मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि मैकेनिक इस गांव में था नहीं तो मुझे इसके लिए शहर जाना होगा। तो मेरी पत्नी कहती है कि अपनी गाड़ी को बाद में संभालते रहना, पहले चलो कुछ अंदर चलकर चाय नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा ठीक है देवी जी, जैसी आपकी मर्जी। अब मुझे वो थोड़ा टेंशन में देखकर मुंह फुला लेती है। तो मैं उसका मूड ठीक करने के लिए पहाड़ों के मौसम को देखकर 2-4 शायरी सुना देता हूं, तो वह भी बिना कुछ कहे मेरी ओर मुस्कुरा देती है। नाश्ता पानी करने के बाद हम गांव को और पास से देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी को चलाता हूं, क्योंकि वह थोड़ी खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे चलने की वजह से उसे गांव तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए। इसके अलावा वह सड़क भी काफी पथरीली थी और घुमावदार रास्ते भी बने हुए थे। जब हम गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ पक्के मकान भी बने हुए थे, तो कुछ लकड़ी के या कच्ची मिट्टी के मकान भी वहां पर मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल भी बनी हुई थी। ऐसे ही चलते हुए जब हम एक झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो मेरी पत्नी की नजर एक बुढ़ी औरत पर पड़ती है, जो दूर से हमारी ओर देखकर हमको घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां बनी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे जो बिल्कुल सफेद थे, और अगर उसे रात में कोई देख ले तो डर के मारे उसकी तो जान ही निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव पनप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो। तो मेरी पत्नी निशा उसके पास पहुंच जाती है। तो वह कहती है, चली जा इन पहाड़ों से वापस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। अचानक वह दोबारा से बोलती है कि आने वाली रातें तेरे पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसने जिस अंदाज में अपने मुंह से यह बोला, यह सुनकर निशा काफी डर गई थी। डर की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठती सी महसूस हो रही थी। यह देखकर मैं अपनी पत्नी को कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर बोल पड़ता है कि साहब ये तो पागल है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत दो। इस बेचारी का सारा परिवार खत्म हो गया है तो ये पगला गई है। तो मैं अपनी पत्नी को भी वापस गाड़ी में बैठने के लिए कहता हूं, और 2-3 घंटे उस गांव में घूमने के बाद हम वापस अपने घर की ओर लौट आए। अब कुछ देर आराम करने के बाद मैंने निशा से कहा कि मुझे इस गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए शहर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई मैकेनिक है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे यह कहने के बाद निशा अकेले रहने से कुछ डर सी रही थी, क्योंकि उसे उस औरत की बात घूम घूम कर याद आ रही थी। और रात में भी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थीं, तो उस वजह से वह थोड़ा डरी हुई थी। लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शहर की ओर आ गया, लेकिन निशा का ध्यान बार बार उस बूढ़ी औरत की कही बातों पर जा रहा था। ऐसा क्या है जो इस बुढ़ी औरत ने यहां पर देखा है, या फिर क्या वह सचमुच में एक पागल औरत है? यह सोचते सोचते निशा घर से बाहर निकलती है
और पहली बार उसे यह ध्यान में आता है कि यहाँ पर तो एकमात्र ही मकान है, क्योंकि आसपास के जो मकान है वह टूटे हुए हैं और उनका मलबा इधर उधर बिखरा सा पड़ा हुआ है। तो उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि एक ही मकान यहाँ अकेले में क्यों है और बाकी मकान कैसे टूट गए। और भी ऐसे सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऐसे विचार करते करते वह घर से थोड़ा बाहर की ओर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई देती है तो निशा उसे आवाज देती है तो वो महिला रुक जाती है। निशा उसके पास जाकर पूछती है कि इस एक मकान को छोड़कर यहाँ बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले यहाँ भी कोई गांव बसा हुआ था? वह औरत जवाब देती है कि कुछ साल पहले यहाँ काफी सारी आबादी हुआ करती थी, घर भी यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन फिर बाद में ये सभी वहां से निकलकर नीचे जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। निशा ने पूछा, लेकिन क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे। इस जगह पर इंदिरा नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी और कहते हैं कि आज भी वह रातों में यहां भटकती दिखाई दे जाती है। रात को चीखती है और चिल्लाती है। उस पहाड़ी औरत की बातें सुनकर निशा और ज्यादा डर गई थी। उस औरत के वापस जाते ही उसने जल्दी से मेरे को फोन लगाया और मुझसे पूछती है कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगा। मुझे उसकी आवाज घबराई और डरी हुई सी लग रही थी। यह सुनकर मुझे भी कुछ अजीब लगा कि यह घबराई हुई सी क्यों बात कर रही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वह अकेली है तो कुछ घबरा गई होगी। मेरे पहुंचने के बाद मैं उसके एक झटके में ठीक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि बेबी तुम घबराओ मत, मैं कुछ देर में यहां से रवाना हो जाऊंगा, गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब क्योंकि शाम होने में थोड़ा बहुत ही समय बचा था और कल जो ये खूबसूरती निशा के मन को भा रही थी, आज यही खूबसूरती उसके मन में खूब डर पैदा कर रही थी। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़कर वापस वह दिल्ली आ जाए। दोस्तों, मैं मैकेनिक से रवाना हो रहा था, तभी आसमान में काले काले बादल निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। उधर निशा भी घर में अकेली थी, तो वहां पर भी बारिश का मौसम बन गया था और कुछ देर बाद दोनों ही जगहों पर तेज बारिश शुरू भी हो गई थी। और पहाड़ों के अंदर जब एक बार बारिश शुरू होती है तो काफी लंबी चलती जाती है और ऐसे ही वो बारिश शाम तक चलती रही। उधर निशा का दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि वह घर में अकेली कैसी रहेगी। वहीं तेज बारिश की वजह से मैं भी अपनी गाड़ी को नहीं चला पा रहा था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था तो वहां पर फिसलन हो जाती है। तो मुझे भी निशा की चिंता होने लगी थी, मगर इतनी तेज बारिश में इन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना जानलेवा हो सकता था। और बारिश बंद होने तक रात के 8 बज चुके थे। बारिश के बंद होते ही मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। उधर निशा को एक एक पल भारी लग रहा था। उसने खाना बना रखा था, लेकिन बिना खाए पिए ही वह बिस्तर पर लेट गई थी। अभी उसे लेटे कुछ ही समय हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो वह बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन फिर उसके मन में आया कि शायद मैं दरवाजे पर आ चुका हूं। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कुछ सोचते हुए वह रुक गई और उसने कहा, साहिल क्या तुम हो? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, पर दोबारा मेरा नाम लेकर पुकारती है, लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिल पाता है। तो वह बुरी तरह से घबरा जाती है। अब उसके दिमाग के अंदर उस बूढ़ी अम्मा की बातें आने लगती हैं। साथ ही उस पहाड़ी औरत ने जो बातें कही थीं कि इंदिरा नाम की जो लड़की यहाँ पर घूमती है, उसकी आत्मा लोगों को यहाँ पर परेशान करती है। ये सभी प्रकार के गलत गलत विचार उसके दिमाग में आते जा रहे थे। अचानक उसे दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। निशा सर से पांव तक कांपकर पीछे हट गई। दहशत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस पहाड़ी औरत की कही बातें उसके जहन में कौंधने लगीं और उस बूढ़ी माई की चेतावनी उसके दिमागे में घूमने लगी कि आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेगी मुझ पर। उसने डरते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई और कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया ताकि वह आने वाले खतरे से निपट सके। ठीक उसी समय एक रूह कंपा देने वाली चीख से सारा इलाका थर्रा उठा। निशा ने हाथों में जो डंडा थामा हुआ वह उसके हाथों से दूर जा गिरा। वह बुरी तरह कांप उठी थी। ये वही चीख थी जो उसने कल सुनी थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया, मगर फोन नहीं मिल सका। शायद खराब मौसम के कारण नेटवर्क चला गया था। और साथियों, दूसरी ओर मैं अपनी कार के साथ सड़कों पर भागा जा रहा था। मुझे रह रहकर निशा की याद आ रही थी।
सोच रहा था कि वो दिन से ही कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन खराब मौसम ने पूरा मामला तहस नहस कर दिया। अचानक मुझके सामने से एक पेड़ के नीचे कोई सफेद सा साया नजर आया। घना अंधेरा, दूर दूर तक बस सन्नाटा। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर सा गया, क्योंकि मैंने पहाड़ों की बुरी आत्माओं के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रखी थीं। रात का समय और सुनसान इलाका वैसे ही किसी को डराने के लिए काफी होता है, ऊपर से यह नई आफत। कुछ सोचकर अगले पल मेरा पैर एक्सीलेटर पर दबता गया। मैं सामने की ओर देखता हूं तो वो साया मुझे साफ साफ नजर आता है। उसके जबड़े सख्ती से भिंचे हुए थे, लेकिन एक्सीलेटर पर पैर जाते ही गाड़ी की रफ्तार एकाएक तेज हो गई। उस जगह से गुजरकर मैंने कुछ राहत की सांस ली। मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि उस पेड़ के नीचे वो सफेद सफेद क्या था, कोई शैतानी आत्मा या कोई छलावा। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कार के बोनट पर जैसे कुछ आके गिरा। मैं सिहर उठा। सफेद कपड़ों में लिपटी भयावह आकृति थी वह। एकदम से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया और तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई की तरफ जाने लगी। खतरे का एहसास होते ही मैंने गाड़ी दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दी। नतीजा ये हुआ कि खाई से बचते हुए वह पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मैं बुरी तरह चिल्ला उठा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इधर निशा की बात करें तो वह अपने कमरे में पसीना पसीना हो गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। निशा की घिघी बंध गई थी। वह ऐसे हालात में फंस गई थी जहां से निकलना उसे असंभव लग रहा था। वह भगवान को याद करने लगी। उसने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर झांका। वहां से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे निशा को कोई साया खड़ा महसूस हुआ। बारिश थम चुकी थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक जाती थी। अब की बार ज्यों ही बिजली चमकी, पेड़ के नीचे का साया स्पष्ट दिखाई दिया। लाल रंग के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बिखरे बाल और लाल अंगारों सी आंखें थीं उसकी। आंखें इस अंदाज में फैली हुई थीं जैसे अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई चुड़ैल या डायन है। निशा का दिल तब डर से बैठ गया जब उसने गौर किया कि वह गुस्से में होकर इधर ही देख रही थी, और फिर अचानक ही वह उस घर की तरफ बढ़ने लगी जहां निशा रुकी हुई थी। उसकी आंखों में धड़कते हुए अंगारों को देखकर निशा ने अचानक से वह खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। कुछ पल बाद ही दरवाजे पर जैसे एक ठोकर सी पड़ी। जोर की आवाज के साथ दरवाजा हिला और निशा भी डर से चीख पड़ी। अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं जो निशा को कहती हैं कि दरवाजा तोड़कर मार डालूंगी तुझे, तेरा खून पी जाऊंगी। साथियों, इधर मैं मेरी बात करूं तो कुछ समय के बाद मुझे होश आता है और बाहर निकलकर इधर उधर देखता हूं तो अंधेरा जैसे साईं साईं कर रहा था। एक्सीडेंट होते ही वह सफेद साया जाने कहां गायब हो गया था, मगर उसका डर अब भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जब मैं थोड़ा खौफ से उभरा तो मुझे अपने माथे पर तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। स्टीयरिंग से टकराने के कारण वहां एक घूमड़ सा उभर आया था। दाहिने हाथ में भी दर्द था। मैंने गाड़ी के आगे पीछे घूमकर देखा तो पाया कि आगे की एक लाइट टूटकर लटक रही थी। दाईं तरफ का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी मैं सही सलामत था और गाड़ी को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। रात और ज्यादा गहराने लगी थी। मुझे निशा की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वहां से चलने की सोचने लगा। तभी मुझे एक आदमी मेरी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में लकड़ी थी। पास आकर उसने मुझसे से कहा कि तुम रात को यहां मत रुको, क्योंकि भटकती रूहों का यहां बहुत खतरा है। जब मैंने उसे बताया कि एक सफेद साए के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सुनकर वह आदमी कांप गया और बोला कि वो जरूर सांगा होगा। तो मैंने उससे पूछा कि यह सांगा कौन है, तो उसने कहा कि सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले तुम यहां से जल्दी निकलो, नहीं तो वो सफेद वाला साया दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो मैंने कार के दरवाजे खोले और उसको अंदर बैठा लिया और गाड़ी को अपने घर की ओर घुमा दिया। मेरे पास वाली सीट पर ही वह आदमी भी बैठ गया था। 2-3 कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। बातों बातों में उस आदमी ने बताया कि रास्ते में थोड़ी दूर उसका गांव पड़ता है, वह वहां उतर जाएगा। मैं डरा हुआ तो था ही,
तो मैंने भी सोचा कि अच्छा है, अगर 2 लोग गाड़ी में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। तो अब मैंने उस आदमी से पूछा कि अभी तुम जिस सांगा की बात कर रहे थे वो सांगा कौन है? तो उसने बताया कि कुछ वर्षों पहले पास के एक गांव में सांगा और उसकी बहन इंदिरा रहते थे। इंदिरा बहुत सुंदर थी और सांगा बहुत लंबा तगड़ा आदमी था। फिर एक दिन इंदिरा को पहाड़ों में आए एक परदेशी से प्यार हो गया, मगर परदेशी ने उसके जिस्म और भावनाओं से खेलकर उसको छोड़ दिया। इंदिरा ये सब सहन ना कर सकी और उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। परदेशी जब यहां से भाग रहा था तो रास्ते में उससे सांगा भिड़ गया और भागते परदेशी की गाड़ी के सामने चट्टान की तरह अड़ गया, मगर डरते परदेशी ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी की सीधी टक्कर से सांगा भी मारा गया, मगर गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण वह कार भी गहरी खाई में जा गिरी और परदेशी भी मारा गया। तब से सांगा और उसकी बहन इंदिरा दोनों की रूहें यहां भटकती हैं। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट सांगा की रूह के कारण हो चुका है। आज भी वह रातों में यहां से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वह बच जाता है और जो अभागा होता है वह गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। वहीं इंदिरा की चीखें आज भी उसके गांव के आसपास रातों में सुनाई दे जाती हैं। उसके खौफ से गांव उजड़ गया और थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव बसाया गया। जिस गांव का जिक्र वह आदमी कर रहा था वह गांव मेरे को वही लग रहा था जिसमें मैं और निशा रुके हुए थे। वहां भी एक घर के सिवा बस आसपास सब उजाड़ ही हैं और नजदीक ही दूसरा गांव भी है। उस आदमी की ये बातें सुनकर मुझे अब और ज्यादा डर लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि मैं निशा को वहां पर अकेला छोड़कर बड़ी गलती कर चुका हूं और अब वो वहां पर अकेली डर रही होगी। कहीं उस इंदिरा की आत्मा मेरी निशा को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं जल्दी से निशा के पास पहुंच जाना चाहता था। उस आदमी से सारी घटना सुनकर अचानक एक विचार मेरे दिमाग में कौत उठा और मैंने उस आदमी से पूछा, जब सांगा का यहां इतना ही खौफ है तो तुम यहां रात को कैसे बाहर निकलकर घूम रहे हो? क्या तुमको उसका डर नहीं? मेरी इस बात पर वह मुस्कुरा उठा और शायद मन ही मन सोच रहा था कि जो बात मुझे उससे सबसे पहले पूछने चाहिए थी वो बात उसे मैं अब पूछ रहा हूं। तो वह बोलता है कि हाँ, ये सच बात है कि मुझे उस सांगा से कोई डर नहीं लगता। उसकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया और उससे पूछा, तुम्हें क्यों डर नहीं लगता? अब उसने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ही सांगा हूं। यह सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका सा होता है। मेरा पूरा लिबास पसीने में हो जाता है और मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ कार में बैठा आदमी एक भटकती रूह है, वह रूह जिसके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और वो रूह अब धीरे धीरे वापस अपने असली रूप में आ रही थी। सफेद लिबास में लिपटी हुई और भयानक सा चेहरा। अब मेरे को अपने सिर पर मौत नाचती दिखाई दे रही थी। अचानक उसने आत्मा यानी सांगा नामक शैतान ने मुझ पर अपने तीखे नाखूनों से हमला बोल दिया। मैं पूरे दर्द और डर से चीख पड़ा। एक बार फिर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, मगर मैंने स्पीड घटाते हुए गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। इतने डर में और सामने बैठी आत्मा को देखकर भी मेरा दिमाग उससे बचने का तरीका सोच रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आता है कि गाड़ी के सामने मौजूद दराज के अंदर एक हनुमान चालीसा रखी हुई है। तो मैंने इस स्टीयरिंग पर से अपना एक हाथ हटाकर उस दराज को खोला और उसमें से हनुमान चालीसा को बाहर निकालकर उस शैतान के सामने कर दिया और मुंह से लगातार मैं भी हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और आश्चर्यजनक रूप से इसका असर हुआ। सांगा का भूत चिल्लाने लगा और वहां से गायब हो गया। इधर मैं तो जैसे तैसे करके एक बार के लिए तो बच गया था, लेकिन दूसरी ओर मेरी पत्नी यानी निशा के सिर पर खौफ का नंगा नाच हो रहा था। दरवाजे के बाहर मौजूद इंदिरा चुड़ैल दरवाजा तोड़ने पर उतारू थी और अंदर भय से थर थर कांप रही थी निशा और अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रही थी कि चली जाओ यहां से। यहां क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बाहर वह चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि चली जाऊंगी, मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ फिर से एक जोरदार ठोकर सी दरवाजे पर पड़ी। निशा को लग रहा था कि अगर ऐसे ही दरवाजे पर चोट पड़ती रही तो दरवाजा टूटने में देर नहीं लगेगी। और उसके बाद आगे की सोचकर वह कांप उठी, मगर इससे पहले कि वह चुड़ैल अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो पाती, खुद उसी की चीखें गूंज उठी और वह चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव से वह बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी
जिसने दिन में निशा को चेतावनी दी थी। उसने जलती हुई लकड़ी एक हाथ में थाम रखी थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा ताबीज पकड़ रखा था। पता नहीं उस ताबीज में ऐसा क्या था कि वह चुड़ैल वहां से भाग गई थी। साथ आज की रात गांव में उनके साथ ही बिताने के लिए चल पड़ी। अभी वे कुछ ही दूर जा पाए थे कि उनसे थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर उनको वही चुड़ैल दिखाई दी, जो कि उल्टी लटकी हुई थी। फिर से निशा के डर के मारे पसीने छूटने लगे, लेकिन वो बूढ़ी औरत निशा को हौसला देती है और कहती है कि डर मत, वरना यह तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद यह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, और जब तक मेरे हाथ में यह ताबीज है यह हमसे दूर ही रहेगी। चुड़ैल तरह तरह से निशा को डराने का प्रयास कर रही थी, और उस समय तो निशा की चीख ही निकल गई जब उसने देखा कि वह चुड़ैल फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दे रही थी और अपने हाथ पैर भी पटक रही थी, जैसे कि सचमुच उसका दम ही घुट रहा हो। कुछ पल हाथ पांव पटक कर वह शांत हो गई, जैसे कि मर गई हो, और फिर एकदम से उसने लटके लटके ही अपनी आंखें खोल दी और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। इधर निशा तो उस बूढ़ी औरत के साथ गांव की ओर जा रही थी। उधर मैं निशा के लिए तेज स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ घर की ओर आ रहा था, और अचानक रास्ते में मुझे निशा और उसके साथ वो बूढ़ी औरत दिखाई देती है। निशा को उस बूढ़ी औरत के साथ देखकर मेरी जान में जान आ जाती है, और उसको सही सलामत देखकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठाता हूँ और उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर निकल जाते हैं, और रात को हम उस औरत की झोपड़ी में ही रुकते हैं। किसी तरह वो भयानक रात हमारी कट जाती है। सुबह उठते ही मैं गुस्से में होकर उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने हमको वो भूतिया जगह किराए पर दी थी। उसका नाम बनवारी था, और जब मैंने गांव वालों को बनवारी का हुलिया बताया तो सबने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा दिल दहल उठा। सबने कहा कि बनवारी को तो मरे हुए कई साल हो चुके हैं और उसे इंदिरा की रूह ने ही मारा था। उसके बाद कई और आदमियों को जब वह मार चुकी थी तो गांव वालों ने वह जगह छोड़कर यहां आकर गांव बसाया था। तो क्या यह जगह किराए पर देने वाला बनवारी नहीं बल्कि उसका भूत था? यह सोचकर ही निशा तो दहल उठी थी। अब निशा इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह डरी हुई थी, तो वो मुझे बार बार कह रही थी कि हमें इसी वक्त इस गांव को छोड़कर निकल जाना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उन गांव के लोगों से एक लगाव सा हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरी पत्नी की जान बचाई थी, और एक तरह से मेरे अंदर भी हिम्मत आ चुकी थी जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर उस साये को अपनी गाड़ी में से भगा दिया था। वहीं एक बड़ी बात यह भी थी कि उस सांगा के द्वारा तमाम कोशिशें करने के बाद भी मैं जिंदा बचकर आ गया था। शायद कोई तो ऐसी ताकत थी जो मुझे बचा रही थी। इसीलिए इतना कुछ घटने के बावजूद भी मैं तभी इस गांव को छोड़कर जाना चाहता था जब इस गांव से उस इंदिरा चुड़ैल का पूरी तरह खात्मा हो जाए। तो अपने दिल की बात गांव वालों को बता दी। गांव वाले भी मेरा साथ देने को तैयार हो गए थे, मगर उसको खत्म करने का रास्ता केवल बूढ़ी माई ही बता सकती थी। जिसको ये लोग पागल समझते थे, तब बूढ़ी माई ने कहा, यहां से कुछ दूरी पर उत्तर दिशा में मां काली का पुराना मंदिर है, वहां से हमें माता का त्रिशूल लाना होगा, और अमावस्या की काली रात में उसी त्रिशूल से उस चुड़ैल का खात्मा किया जा सकता है। बूढ़ी माई के कहे मुताबिक मैं मां काली के मंदिर से त्रिशूल लाने के लिए तैयार हो गया था। मेरे साथ गांव के 2 मजबूत कद काठी के युवक भी जाने के लिए तैयार हो गए थे, जिनके नाम सुगन और हेमराज थे। दोनों को आसपास के सभी पहाड़ी रास्तों की भली भांति जानकारी थी। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास हमने मंदिर तक जाने के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी थी। हमें वहां जाने से पहले बूढ़ी माई ने चेतावनी दे दी थी कि हमें हर हाल में अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा, वरना इंदिरा की आत्मा हमको रास्ते में ही मार डालेगी, क्योंकि वह हर हाल में हमको काली मां का त्रिशूल लाने से रोकेगी। बूढ़ी माई ने हम तीनों की कलाइयों पर अभिमंत्रित धागे बांधे थे और कहा था कि जब तक ये कच्चे धागे तुम्हारी कलाइयों पर रहेंगे, कोई भी शैतानी बला हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। हमने थोड़ा बहुत खाने का सामान लिया और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 2 नुकीले हथियार भी संभाल लिए थे। कुछ ही समय में हम तीनों गांव को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों पर चल रहे थे। घुमावदार रास्ते और ऊंचे पहाड़ों से गुजरते हुए अब हम एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे थे
जहां की सुंदरता देखकर मैं अपनी सुध बुद्धि खो बैठा था। सुंदर झरने से कल कल कर बहता हुआ निर्मल जल और गगनचुंबी पहाड़ियों पर रुई के सफेद फाहे के जैसे बादल अपनी अनोखी छटा बिखेर रहे थे। एक पल के लिए तो मैं अपने सारे तनाव और सारे डर भूल गया था, मगर अगले ही पल मुझे अपना लक्ष्य याद आ गया था कि मुझे हर हाल में अपनी मंजिल पर पहुंचकर मां काली का त्रिशूल हासिल करना है। इसलिए मैं मजबूत हौसले के साथ दोनों युवकों के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमको अभी कम से कम 4 या 5 किलोमीटर और चलना था। सुगंध सबसे आगे चल रहा था, उसके पीछे में था, और सबसे पीछे हेमराज चल रहा था। एक जगह पर रुककर सुगंध ने कहा, सावधान, आगे का इलाका हमको ध्यान से पार करना होगा, क्योंकि यहां से आगे बड़ोग का जंगल शुरू हो जाता है। तो मैं सुगंध से पूछता हूं कि ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? तो हेमराज ने कहा कि कहा जाता है कि यह जंगल खूंखार जंगली जानवरों के साथ साथ भटकती हुई रूहों का भी ठिकाना है, और उन आत्माओं पर राज करने वाला खतरनाक शैतान है बड़ोग, जो कभी काले जादू का तांत्रिक कहलाता था। मरकर वह और भी खतरनाक हो गया है। यहां भूल कर भी कोई नहीं आता है। उनकी बातें सुनकर मेरे के शरीर में डर की एक झुरझुरी सी दौड़ गई थी, मगर जल्द ही मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर यहां कोई नहीं आता तो फिर हम क्यों आए? क्या इसके अलावा मंदिर तक पहुंचने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है? तो उन्होंने कहा कि केवल यही एक रास्ता है। अब मेरे दिमाग में यह सवाल आ रहा था कि क्या हम सुरक्षित इस जंगल को पार कर पाएंगे? वहीं बूढ़ी माई ने कहा था कि रात होने से पहले लौट आना। तो सुगन कहता है कि दिन के समय शैतानों की ताकतें थोड़ी कम हो जाती हैं, इसलिए हम इस जंगल को पार कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ उसने यह भी कहा कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई खतरा ही नहीं होगा। थोड़ी देर बाद हम तीनों उस रहस्यमय जंगल में प्रवेश कर गए, जिसको बड़ोग का जंगल कहते थे। आश्चर्यजनक रूप से यहां गहरी शौती थी। पेड़ पौधों पर कोई भी पशु पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सूखे पत्तों पर उनके जूते पड़ने से केवल चरमराहट की आवाजें ही उनके कानों में पड़ रही थीं। गहरा जंगल होने के कारण यहां जैसे शाम होने का आभास हो रहा था। चारों ओर धुंध सी छाई होने के कारण दिन भी जैसे रात का आभास करवा रहा था। अभी हम जंगल में थोड़े से ही चले थे कि आगे चलते हुए सुगन को सामने 2 चमकीली आंखें दिखाई दी। उसने अपना नुकीला हथियार संभाल लिया। डर का आभास होते ही मेरा दिल धक धक कर उठा। ठंड होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीना उभर आया। हेमराज भी हथियार संभाले उससे आगे निकल आया और बड़बड़ाया कि बड़ोग ने अपनी चाल खेल दी है। वह इस मौसम का फायदा उठाना चाहता है, जो बिल्कुल रात की तरह ही है। अब वह दिन होने के बावजूद भी अपनी आधी अधूरी ही सही, मगर शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेगा। सामने जो मुसीबत थी वह कोई जंगली जानवर था या फिर बड़ोग शैतान का भेजा हुआ कोई दरिंदा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि मेरे कानों में भयंकर गुर्राहट पड़ी। डर से मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस मार्ग पर मैं चल पड़ा था वहां पर इतनी भयानक मुसीबतें मेरा इंतजार कर रही होंगी। और थोड़ा आगे बढ़ने पर जो आकृति मेरे सामने थी उसे देखकर डर से मेरी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन सी दौड़ गई। बड़े बड़े कानों और लंबे नुकीले दांतों वाला एक ऐसा शैतान मेरे सामने था, जो अपने हाथ और पैर दोनों जमीन पर टिकाकर धीरे धीरे हमारी ओर हमले की मुद्रा में आगे बढ़ रहा था। अचानक सुगन चिल्लाया कि भागने की कोशिश भी मत करना, वरना मारे जाओगे। हेमार्ज ने जवाब दिया, अरे भागता कौन है भाई, तुम देखते जाओ कि इस शैतान की मेन क्या हालत बनाता हूं। यह कहकर उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, यह तो महज शुरुआत भर है, अभी तो कई मुसीबतें आएंगी। अगर डरे तो समझो मरे। अचानक गुर्राते हुए उस डरावने शैतान ने हम पर छलांग लगा दी। हम तीनों पहले से ही उसके हमले से बचने के लिए खुद को तैयार कर चुके थे, इसीलिए उसका पहला वार विफल हो गया था। हम तीनों फुर्ती से अपने स्थान से हट गए थे। इससे पहले कि यह हम पर दूसरा हमला करे, हमें ही पलटवार कर देना चाहिए, सुगन ने कहा, क्योंकि लड़ाई का यही उसूल है कि जो पहले वार करता है वही जीतता है। यह समय तुम्हारे प्रवचन सुनने का नहीं है, बल्कि उससे भिड़ने का है। लगता है इस शैतान की मौत मेरे हाथों लिखी है। हेमराज ने अभी ठीक से अपनी बात भी पूरी नहीं की थी। उस शैतान ने गुर्राते हुए इस बार मेरे पर छलांग लगा दी।
ठीक उसी समय हेमराज के हाथ में थमा नुकीला हथियार हवा में लहराया और खच की आवाज के साथ शैतान की पीठ में समा गया। उसके मुंह से भयंकर चीखें निकलने लगी और अगले पल वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। एक पल के लिए मेरे को लगा था कि वह शैतान मेरे को चीर फाड़ ही डालेगा, मगर ऐन वक्त पर उसे हेमराज ने मार गिराया। हेमराज की फुर्ती और सटीक निशाने ने मेरे को काफी प्रभावित किया। अब मैं समझ गया था कि उन दोनों को यूं ही नहीं मेरे साथ भेजा गया है। वे दोनों साहसी और तंत्र मंत्र के अच्छे जानकर थे। सुगन हेमराज से कहता है कि मेरे जबड़े से तूने शिकार छीन लिया, मगर इन छोटे मोटे कारिंदों को मारकर ज्यादा हवा में ना उड़ना। अगला शिकार मैं करूंगा और वह इससे ज्यादा खतरनाक होगा। उन दोनों को इस मुश्किल घड़ी में भी यूं दिल लगी करते हुए और दिलेरी से पेश आते देखकर मैं बुरी तरह हैरान सा था और सोच रहा था कि पता नहीं यह दोनों किस मिट्टी के बने हुए हैं। तभी मेरी नजर उस जगह पर गई जहां वह शैतान गिरा था। अब वहां पर उसकी बॉडी नहीं थी, केवल नुकीला हथियार वहां पड़ा हुआ था। सुगन ने उस जगह का मुआयना सा करते हुए कहा, यहां की जमीन कुछ काली सी हो गई है, जैसे यहां आग लगा दी गई हो। हेमराज ने अपना हथियार जमीन से उठाया और कहा, अगर तुम्हारी जासूसी खत्म हो गई हो तो आगे बढ़ें, क्योंकि यहां पर ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। फिर से हम तीनों काली मां के मंदिर की तलाश में आगे बढ़ रहे थे और मेरा दिल यह सोच सोच कर धक धक कर रहा था कि अब और आगे पता नहीं कौन सी नई मुसीबत से सामना होगा। समय 11 से कुछ ऊपर हो चुका था। चलते हुए सुगन ने आगे और भी गहरा जंगल आने वाला है। इस बार किसी जंगली जानवर से भी हमारा सामना हो सकता है। ध्यान रहे, ऐसा होने पर चीखना, चिल्लाना या भागना नहीं है। उसके निर्देश के बाद हम तीनों सावधानी से उस भयंकर जंगल को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैंने ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर हमारा सामना बड़ोक से हो गया तो सुगन ने कहा, पहली बात तो यह होना मुश्किल ही है, क्योंकि उसकी शक्तियां दिन में कुछ क्षीण रहती हैं, इसलिए वह दिन में हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ, अपने किसी और शैतान को हमारे सामने भेज दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा हमें, मगर वह भी इस पिछले शैतान की तरह ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा, क्योंकि दिन में हम उन पर ज्यादा हावी रहेंगे, मगर रात में अगर हमारा उनसे सामना हुआ तो हम यहां से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। सुगन के कहे अंतिम शब्दों ने मेरे शरीर में फिर से डर पैदा कर दिया था। मैं सोच रहा था कि पता नहीं अब मैं वापस जिंदा लौट सकूंगा या नहीं। मेरा जी चाह रहा था कि मरने से पहले अपनी पत्नी निशा को एक बार देख लूं बस। हमको चलते हुए काफी समय बीत गया था और हमारा सामना अब तक किसी भी खतरे से नहीं हुआ था। सुगन ने कहा, बस थोड़ा सा और चलना है हमें। उसके बाद इस भयंकर जंगल की सीमा समाप्त होकर काली मां के मंदिर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, और एक बार अगर हम मंदिर की सीमा में प्रवेश कर गए तो कोई भी बुरी शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी और हम आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। सुगन की इस बात ने मेरे जिस्म में जैसे नई ऊर्जा भर दी थी। मेरे को एक बार फिर से उम्मीद की नई फिरण नजर आने लगी थी, मगर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था हम सब के लिए, और इस बात का एहसास हमको जल्दी ही हो भी गया था। चलते हुए अचानक हम तीनों के चारों ओर काला धुआं सा फैलने लगा। इससे पहले कि हम तीनों कुछ सोच समझ पाते, उस काले धुएं से अजीब से रस्सी नुमा बंधन निकले और अगले कुछ समय में ही हम तीनों उन बंधनों से बंधे हुए पर से काले साए उतरकर हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। उनमें से कुछ गुर्रा रहे थे तो कुछ चीख और चिल्ला रहे थे। जब ये यहां आए थे, पता नहीं अब आगे क्या होगा। वह सोच रही थी कि इस बूढ़ी औरत ने अपने 2 शिष्यों के साथ उसके पति को खतरों से खेलने के लिए भेज दिया है। उसके मन में कई सवाल यूं ही उथल पुथल मवा रहे थे, जैसे कि क्या मेरा काली मां के मंदिर जाना जरूरी था? वो अपने दोनों आदमियों को पहले भी तो भेज ही सकती थी, लेकिन फिर आज तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और इंदिरा चुड़ैल इस गांव में घुसकर किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाती है? निशा के इन सभी सवालों के जवाब उसे जल्दी ही मिल गए थे। जब बूढ़ी माई ने उसे एक एक करके उसके सभी सवालों के जवाब देने शुरू किए, उसके झुर्रियों से भरे चेहरे पर कई प्रकार के भाव आ जा रहे थे।
उसने बताया, पहली बात तो यह है कि मैं खुद भी इंदिरा चुड़ैल को खत्म करने के लिए काली मां का त्रिशूल लेने के लिए जाना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसे रोकना उचित नहीं समझा, यह जानते हुए भी कि वह रास्ते में आने वाली बाधाओं के सामने कमजोर पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसका वहां जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि केवल वही है जो उस त्रिशूल को वहां से ला सकता है, क्योंकि यही नियति है, उसी के हाथों ये सब होना लिखा गया है। रही बात गांव की, तो यहाँ गांव के चारों तरफ हर रोज में अभिमंत्रित जल छिड़कती हूँ, जिससे इंदिरा चुड़ैल या कोई भी शैतानी आत्मा गांव में प्रवेश नहीं कर पाती। मगर यह स्थायी समाधान नहीं था, इसलिए त्रिशूल लाना बहुत ही जरूरी हो गया था। इंदिरा तो उस त्रिशूल से खत्म होगी ही, साथ में आगे से कोई भी दुष्ट शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि मां काली का मंदिर यहां बनवाकर त्रिशूल भी यही स्थापित करवा देंगे हम। बूढ़ी माई ने कई सवालों के जवाब निशा को दे डाले थे, जिसे गांव के बहुत से लोग पागल समझते थे। वही औरत इस समय गांव की ढाल बनकर खड़ी थी। उधर बड़ोग के जंगल में मैं, सुगन और हेमराज खतरे में पड़ चुके थे। काले सायों ने पेड़ों से उतरकर हमको चारों तरफ से घेर लिया था। लाख कोशिशों के बाद भी हम खुद को बंधन मुक्त नहीं कर पा रहे थे। अगले पल ही गुर्राते और चीखते हुए साए हम तीनों को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। एक साए ने मेरा गला पकड़ रखा था और दूसरा मेरी पीठ पर सवार हो चुका था। हेमराज और सुगन की हालत भी मेरे से अलग नहीं थी। उन दोनों से भी अनेक शैतान लिपटे हुए थे। उस अंधकारमय और भयानक जंगल के बीच मौत से जूझ रहे हम तीनों के सामने एक बड़ा और भयानक चेहरा प्रकट होकर हंस रहा था। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था और मेरी लुप्त हो रही चेतना के बीच मेरे दिमाग में एकमात्र यही सवाल गूंज रहा था कि क्या यही बड़ोग है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूं, मगर इस समय जो हालात थे वह चीख चीख कर हमारे सर पर मंडराती मौत की ओर इशारा कर रहे थे। मेरे को बेहोशी सी छा रही थी, दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सुगन और हेमराज जैसे बहादुर और तंत्र विद्या में पारंगत युवक भी इस समय मुझे बेबस दिखाई दे रहे थे। उनकी इस हालत पर हंसता हुआ वह भयानक चेहरा बड़ोग का ही था। वो बोल रहा था कि जल्दी ही मौत से तुम सबका आलिंगन होगा, उसके बाद तुम भी मेरी गुलामों की फौज की शोभा बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मौत से जूझते हुए भी शिकन तक ना थी सुगन और हेमराज के चेहरों पर। सुगन चिल्लाकर बोलता है कि अपने हौसले को इतना मत बढ़ा शैतान, कि बाद में तुझे मुंह की खानी पड़े। हमको इस जंगल से गुजर जाने दे, हमारे रास्ते में रुकावट ना बन। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो दहाड़ते हुए कहता है कि बड़ोग किसी से दोस्ती नहीं करता, वह केवल दुश्मनी निभाना जानता है, और अपने दुश्मनों को यूं छोड़ देना मैंने सीखा ही नहीं है। अब की बार हेमराज ने उसे ललकारा, ठीक है दुष्ट, जैसी तेरी मर्जी। अगर तुझे हमसे उलझना ही है तो फिर तैयार हो जा हमारे वार के लिए भी। अब तुझे मजा छकाए बिना हम भी आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। यहां जान पर बनी हुई थी और वे दोनों अब भी डायलॉग बाजी कर रहे थे। उनका एटीट्यूड देखकर मैं हैरान था। सुगन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया था और आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर से बंधन टूटते चले जा रहे थे। मुक्त होते ही वह काले शैतानों से भिड़ता हुआ चीखा, यह केवल मति भ्रम है हेमराज, एक माया जाल है बड़ोग का। हमारे यह बंधन केवल फरेब और दिखावा है। अपने मनोबल को बढ़ाओ और मुक्त हो जाओ। उसी समय पीछे से एक शैतान ने अपने नुकीले दांत उसके हाथ पर गड़ा दिए। कुछ पल में हेमराज भी बंधन मुक्त हो चुका था। उसने सबसे पहले मेरे को बंधन मुक्त किया और उसके बाद अपने हथियार को उठाते हुए शैतानों से भिड़ गया। सुगन फिर से बोलता है कि हमको भ्रम में डालकर समय गुजर रहा था ताकि रात होते ही हमको खत्म कर सके, मगर उसका माया जाल इतना शक्तिशाली था कि हम भी एक बार तो उसमें उलझ ही गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपने तंत्र मंत्र के शक्तिशाली प्रहारों से यह दोनों उस माया जाल को ध्वस्त कर चुके थे। अब वहां पर न तो बड़ोग दिखाई दे रहा था और ना ही उसके प्रेत। एक बार फिर से हम तीनों का मार्ग साफ हो चुका था। हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े थे। अभी वे थोड़ा ही चल पाए थे कि सुगन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसकी यह हालत देखकर मैं और हेमराज चौंके। हम दोनों ने उसे संभाला और उसकी तबीयत के फिक्रमंद होने लगे। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? पहली बार हेमराज के चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुगन ने संभलते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरे जैसा दोस्त जो मेरे साथ है। तभी मेरी नजर उसके बाजू पर पड़ी जहां से उसका कुर्ता फटा हुआ था
और वहां एक छोटा सा घाव दिख रहा था जिससे खून रिस रहा था। जब हेमराज की नजरें उस पर गई तो वह कुछ चिंतित सा हो गया। उसकी नजरें कुछ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़ सी गई। वह मन ही मन बड़बड़ाया, यह अच्छा नहीं हुआ। उसकी सोच को सुगन ने भंग किया, यह कहकर कि जल्दी से आगे बढ़ो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर से हम तीनों काली मां के मंदिर की दिशा में बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर में ही बड़ोग का खतरनाक जंगल पीछे छूट गया था। मैंने चैन की सांस ली कि कम से कम बड़ोग नामक उस रहस्यमय शैतान से तो पीछा छूटा। दोपहर के 2 बजते बजते ही हम मां काली के मंदिर तक पहुंच गए थे, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था। मंदिर की चौखट पर शीश झुकाकर और हाथ जोड़कर हमने मंदिर में प्रवेश किया। कलाकृति का शानदार नमूना था वह मंदिर। अब हमने ज्यादा समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। सुगन ने मेरी ओर इशारा किया कि वह मां के पवित्र त्रिशूल को धारण करे। मैंने आगे बढ़कर मां काली को प्रणाम किया और उनका त्रिशूल अपने दोनों हाथों में लेकर माथे से लगाया। त्रिशूल को धारण करते ही मेरे मन में एक अलग ही उत्साह का संचार हो गया था। डर का स्थान हौसले ने लिया था। अगले कुछ ही पलों में हम फिर से वापस जाने के लिए मंदिर से बाहर निकल गए थे। अभी हम कुछ ही कदम चले थे कि हमको सामने से एक साधु आता दिखाई दिया। हमने ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। साधु ने कहा, जिस जंगल को की ओर तुम जा रहे हो वहां साक्षात मौत बसती है। ध्यान रहे कि रात होने से पहले उसकी सीमा से बाहर चले जाना, वरना मौत ही तुम सबका नसीब बन जाएगी। यह कहकर उसने अपने पास मौजूद एक हाथ पर बांधने का यंत्र सा दिया और कहा, यह तुमको दुष्ट शक्तियों से लड़ने में मदद करेगा। मंत्र पाकर हमें कुछ हौसला सा मिला था, क्योंकि बूढ़ी माई द्वारा हमारी रक्षा के लिए बांधे गए अभिमंत्रित धागे पता नहीं कब के टूट चुके थे। हमने एक बार फिर से उस साधु को नमस्कार किया और बड़ोग के जंगल की ओर बढ़ चले। एक बार फिर से चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार थे और इस बार में भी कमजोर नहीं था। सुगन ने साधु का दिया यंत्र हेमराज को दे दिया था। 3 बजे के आसपास समय हो चुका था जब हम तीनों एक बार फिर से बड़ोग के जंगल की सीमा पर पहुंच गए थे। जंगल में प्रवेश करते समय इस बार सुगन सबसे पीछे चल रहा था। जंगल में प्रवेश करने के साथ साथ उसका गोरा रंग काला पड़ता जा रहा था। आंखें लाल अंगारे सी होती जा रही थीं। एक अजीब सी बेचैनी उसके तन मन पर छा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उस पर हावी होती जा रही है। जबकि आगे चल रहे हेमराज और मैं इस बात से अनभिज्ञ होकर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। जंगल में चलते हुए अभी हमको थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक ही हमारे पीछे चल रहा सुगन अचानक से हम दोनों के आगे आकर खड़ा हो गया। यह सब अचानक से हुआ जिसे देखकर मैं और हेमराज चौंक से गए। हेमराज के मुंह से हैरानी भरा स्वर निकला, नहीं, ये तुमको क्या हो गया सुगन? तुम्हारी पूरी त्वचा काली कैसे पड़ गई है? जवाब देने के स्थान पर सुगन का हाथ घूमा और उसके हाथ में थमा भालेनुमा हथियार हम दोनों की तरफ तेजी से लपका। इधर गांव के अंदर ध्यान में बैठी हुई बूढ़ी माई ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। नहीं, यह शुभ संकेत नहीं है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। उनके पास मौजूद निशा कुछ बेचैन सी हो गई। उनकी बात सुनकर वह बोली, क्या बुरा होने वाला है? बुढ़िया बोली, उन तीनों पर कोई संकट आ सकता है, ऐसा संकट जिसका बहुत कुछ खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है। सी छा गई थी और निशा के दिल को बुरे ख्यालों ने कसकर जकड़ सा लिया था। इधर सुगन के हाथ में थमा नुकीला हथियार तेजी से मेरी और हेमराज की तरफ लपका और हमारे ठीक पीछे मौजूद एक भयानक शैतान के शरीर को बींध गया। एक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया वो शैतान। लेकिन हम दोनों ने हैरानी से पीछे पलट कर देखा। हमारे पीछे एक भयानक शैतान निर्जीव अवस्था में पड़ा था। एक पल को तो मेरे और हेमराज को लगा था कि सुगन पर कोई शैतान सवार हो गया है और वह उनको ही मारना चाहता है। मगर यह दृश्य देखकर हमारी सारी गलतफहमी दूर हो गई थी। मगर सुगन का काला पड़ता रंग और लाल हो रही आंखें अब भी मेरे मन में कई सवाल खड़े कर रही थीं। हेमराज ने मायूसी से कहा, तुम्हें क्या हो रहा है सुगन? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब सुगन ने हमें साफ साफ बताने का निर्णय कर लिया था, इसलिए उसने कहा, तुम्हें याद है
जब उस शैतान ने अपने नुकीले दांतों से मेरे बाजू पर काट लिया था, उसके बाद से ही यह सब हो रहा है। धीरे धीरे मुझ में बदलाव हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं भी शैतान बन रहा हूं। यह सुनकर हेमराज जोर से चीखा और कहा कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बचपन से लेकर आज तक हम दोनों इकट्ठे रहे हैं। अब तुम यूं मुझे दगा नहीं दे सकते। उसका प्यार देखकर पहली बार सुगन की आंख नम हो उठी थी, मगर उसने आंसुओं को पलक से बाहर नहीं आने दिया था। उन दोनों की बेमिसाल दोस्ती देखकर मैं भी अभिभूत हो गया था। मैं भी कुछ समय से उनके साथ रहने के कारण अपनापन सा महसूस करने लगा था। आग लगा दूंगा मैं इस मनहूस जंगल को अगर तुझे कुछ हुआ तो, ये कहकर जोर से फुफकार पड़ा था हेमराज, और आगे बढ़कर सुगन ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ पल के भावुक माहौल के बाद भावनाओं का ज्वार कुछ काबू में करके हम आगे बढ़ चले थे। घने जंगल में हमारा सामना एक बार फिर से बड़ोक की शैतानी सेना से हो गया। सफेद लबादा ओढ़े बहुत से शैतान हमारे सामने खड़े थे। पैर की जगह काले धब्बे से दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हमको हर तरफ से घेर लिया था। पहले से ही गुस्से से उबल रहा हेमराज अब उन शैतानों से भी बड़ा शैतान साबित हो रहा था। भूखे शेर सा उन पर टूट पड़ा था वह। मेरे हाथ में थमा मां काली का त्रिशूल भी कम कहर नहीं बर पा रहा था। हर पल क्षीण होते शरीर के साथ भी सुग्न उनसे भिड़ रहा था। उसका शरीर बेशक उसका साथ छोड़ता लग रहा था, मगर उसके हौसले में अब भी कोई कमी नहीं थी। आओ सालो आओ, आज अगर तुम्हारा बाप बड़ोक भी मेरे सामने आया ना, तो कसम गंगा मैया की नरक की सैर करवा डालूंगा उसे भी। कुछ ही समय में मैदान खाली हो चुका था। एक एक शैतान का खात्मा कर दिया था हमने। समय भी जैसे द्रुत गति से चल रहा था। कुछ ही समय में अब दिन ढलने वाला था और रात होने से पहले ही हमको यह खतरनाक जंगल पार करना था। इसलिए फिर से हमने इस जंगल से बाहर जाने के रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। रास्ते में कई बार हमारे और शैतानों के बीच भिड़ंत हुई, मगर एक तो दिन का समय और दूसरा मां काली का त्रिशूल बड़ोक के शैतानों पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से साधु का दिया यंत्र भी हमारी रक्षा कर रहा था। मगर फिर भी जंगल के आखिरी हिस्से को पार करते हुए दिन ढल गया था और अंधेरे की चादर का इंतजार कर रहा शैतान बड़ोक सक्रिय हो उठा था। कुछ ही पलों बाद जंगल की सीमा समाप्त होने वाली थी। हम तीनों तेजी से अपने कदम बढ़ाते चले जा रहे थे, मगर एकाएक ही उनके सामने चट्टान की भांति आ खड़ा हुआ था बड़ोक। अब शुरू हुआ है मेरा समय। एक दहाड़ की सी आवाज आती है। उसे देखकर हेमराज का रोम रोम क्रोध से जल उठा था। मेरी नजरें कब से तुझे ही ढूंढ रही थी शैतान। आज तू मेरा वह रूप देखेगा कि शैतान होते हुए भी कांपेगा तू। बड़ोक हंसता हुआ बोलता है, बच्चों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। यह जंगल मेरा है और यहाँ का हर कानून भी मैं ही बनाता हूँ। यहाँ का पत्ता भी बड़ोक की इजाजत बगैर नहीं खड़कता है, और तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। लगता है बुरी मौत मरने का ख्वाहिशमंद है तू। तो फिर ठीक है, ये ले। यह अचूक अस्त्र तुझे मौत की नींद सुला देगा। इसका वार कभी खाली नहीं जाता। यह कहते हुए उसने एक सौंप की आकृति की तरह टेढ़ा हथियार हेमराज की तरफ उछाल दिया। अब मौत साक्षात हेमराज के सिर पर नाच रही थी, मगर ठीक उसी पल सुगन उसके सामने चट्टान की भांति अड़ गया। नतीजा खच की एक आवाज हुई और वह अजीब अस्त्र सुगन के पेट को चीरते हुए पार निकल गया। वहां पर एक साथ दो चीखें निकल पड़ी थीं। पहली सुगन के मुंह से तो दूसरी हेमराज के मुंह से। हेमराज रोते हुए बोला, ये तूने क्या किया सुगन? मेरे हिस्से का वार अपने ऊपर ले लिया। ये ठीक नहीं किया, पीड़ा के साथ सुगन ने कहा। मुझे तो मरना ही था मेरे भाई। धीरे धीरे शैतान बन रहा था मैं, एक ऐसा शैतान जो तुम दोनों को भी खत्म कर सकता था। अब भागो तुम दोनों यहां से। इस शैतान को मैं रोक कर रखता हूं, लेकिन हेमराज कहता है कि नहीं, तुझे यूं छोड़कर भागना कायरता होगी, और कायर कहलाने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा मैं। लेकिन यहां पर तुम दोनों का रुकना मूर्खता होगी। ये मेरा हुक्म है, जाओ यहां से। सुगन सुगन, यह जोर से चिल्लाते हुए अपने अंतिम शब्द कहे। यह कहकर उसने बड़ोक पर छलांग लगा दी, और ना चाहते हुए भी मैं और हेमराज को वहां से जाना पड़ रहा था। हेमराज ने जब अंतिम बार सुगन को देखा तो वह बड़ोक पर झपट रहा था। कुछ देर बाद ही हम दोनों बड़ोक के उस भयंकर जंगल की सीमा से बाहर निकल चुके थे। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। सुगन के दुखदाई अंजाम ने हेमराज को तोड़कर रख दिया था। वह इस तरह से आगे बढ़ रहा था
जैसे उसका सब कुछ तबाह हो गया हो। अभी हम गांव की दिशा में थोड़े ही चले थे कि सामने मौजूद एक विशाल चट्टान पर हमको एक आकृति खड़ी दिखाई दी। मैंने सावधानी से हाथ में मौजूद त्रिशूल को संभाला और उस आकृति की दिशा में बढ़ चला। अब तक हेमराज की नजर भी उस आकृति पर पड़ चुकी थी। वह भी मेरे साथ साथ उस तरफ बढ़ने लगा। अब डर के स्थान पर गुस्सा ही गुस्सा मेरे के दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। सुगन की मौत से वह मैं भी बड़ा विचलित हो चुका था। अमावस्या की काली रात होने के कारण चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था। मेरे मनोमस्तिष्क में कौंध रहा था कि कहीं मेरे सामने मौजूद वह आकृति इंदिरा चुड़ैल की ही तो नहीं है। उसके पास पहुंचते ही हेमराज के मुंह से एकदम निकला, माई तुम? हाँ, हमारे सामने बूढ़ी माई ही खड़ी थी। वही झुर्रियों से भरा चेहरा और बिल्कुल सफेद बालों वाली वह रहस्यमय औरत ही थी वह। उसे देखकर हेमराज ने कहा, हमने सुगन को खो दिया है माई। हाँ, हमारे सामने बूढ़ी माई ही खड़ी थी। वही झुर्रियों से भरा चेहरा और बिल्कुल सफेद बालों वाली वह रहस्यमय औरत ही थी वह। कर कहा, अब तेरी बारी है, ले तू भी मर। यह कहकर उसने हेमराज को उठाकर फेंक दिया। हैरान हेमराज की चीखें गूंजी और वह कहीं दूर जा गिरा। यह सब एकदम ही हो गया था। मैं यह सब देखकर एक पल को सत्र सा रह गया। मैं समझ ना पाया कि बूढ़ी माई ने ऐसा क्यों किया, मगर जल्द ही मैं संभल गया और त्रिशूल को संभाल कर उसकी ओर बढ़ा। ठीक उसी पल वह अपने असली रूप में आ रही थी। वह बूढ़ी माई नहीं बल्कि इंदिरा चुड़ैल ही थी, जो उनको चकमा देने के लिए रूप बदल कर आई थी। वह भयंकर रूप धारण कर मेरे पर झपटी। अब सब कुछ मेरे पर ही टिका हुआ था। मेरे पास यही समय था, समय को बदल डालने का। मैंने मां काली को याद किया और चीखते हुए उस डायन पर त्रिशूल से वार कर दिया। मगर इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, इंदिरा यहां से गायब हो चुकी थी। अब मैं हैरान और परेशान हेमराज को ढूंढने लगा। एक स्थान पर उसके कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ा दूर चलने पर मुझे एक स्थान पर हेमराज पड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद हम दोनों फिर से ऊंची नीची पगडंडियों पर चल रहे थे। गांव अब थोड़ी ही दूरी पर मौजूद था। एक बार हम गांव पहुंच जाएं बस। अभी हम सोच ही रहे थे कि हमको अपने सामने बूढ़ी माई और 14-15 साल का लड़का दिखाई दिया। कहीं फिर से यह इंदिरा डायन ही तो नहीं है। अभी हम दोनों सोच ही रहे थे। बूढ़ी माई ने भी जल्दी से कुछ मंत्र बुदबुदाए और उस चुड़ैल पर भभूत सी उछाल दी। इंदिरा ने सोचा भी नहीं था कि उसका सामना एकदम से यूं बूढ़ी माई से भी हो जाएगा। वह चिल्लाई और फिर से वहां से भागने लगी, मगर दोबारा मिले मौके को मैं यूं खोना नहीं चाहता था। मैंने त्रिशूल उठाया और सीधा उस चुड़ैल के सिर में घुसेड़ दिया। हलक फाड़कर चिल्लाई, वाह! उसकी चीखें उन अंधेरी वादियों में गूंज उठीं और वहां पर एक तेज प्रकाश फैल गया। इंदिरा के खात्मे के साथ ही उसका आतंक भी खत्म हो गया था। त्रिशूल ने अपना काम कर दिया था। अंतिम बार प्रकाश होकर फिर से अंधेरा छा गया। अगली सुबह निशा और गांव दोनों के लिए नई खुशियां लेकर आई थीं। निशा को मैं फिर से मिल गया था और गांव वालों को इंदिरा चुड़ैल से मुक्ति, साथियों बुराई का अंत होकर अच्छाई की विजय जरूर होती है। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी यहीं पर पूरी होती है और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा यह वादा किया है कि मैं आपके लिए लंबी लंबी कहानियां लेकर आऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ जाए। तो दोस्तों, हो सकता है कि मैं आपके लिए डेली वीडियो अपलोड ना कर पाऊं, लेकिन आपके लिए मैं अच्छी अच्छी कहानी तैयार करके सप्ताह में 1 या 2 बार अपलोड करने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन आपको भी इस चैनल पर विश्वास बनाए रखना होगा। मुझे कई बार अगर काफी टाइम लग जाए तो समझ जाना कि मैं एक अच्छी कहानी पर मेहनत कर रहा हूं। तो बस इस चैनल पर अपना विश्वास बनाए रखना। आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए दुनिया की बेहतरीन हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर शेयर करता रहूंगा। बाकी नेक्स्ट